हेलो गाइस। हमारा एक और प्रैक्टिकल पे लेक्चर, जिसमें कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो लास्ट लेक्चर में मिस हो गए थे, मैं बता नहीं पाई थी आप लोगों को, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स और जिन टेक्निक्स के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपके सिलेबस में है, वो थोड़े समझने में डिफ़िकल्ट हैं। फंक्शनिंग उनकी मुश्किल नहीं है, बट अगर कोई फ़र्स्ट टाइम उनके बारे में पढ़ता है या उनको एज अ प्रैक्टिकल करता है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं कुछ इजी पॉइंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आप भूले ना और आपके माइंड में पॉइंट्स याद रहें कि हाँ डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं मेन, क्योंकि नाम एक जैसे लग रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी लाइक HPLC, HPTLC, TLC, ये सारे एक जैसे नाम है, बट मेन डिफरेंस ताकि आपको पता लग जाए, मैं कुछ वो पॉइंट्स बताऊंगी आपको पहले, फिर हम आगे नेक्स्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। हमने ओके। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं ये बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन HPLC एंड HPTLC। ओके। और सिमिलैरिटीज़, ताकि आपको ये पता लग जाए कि सिर्फ नाम ही अलग नहीं है, इनकी टेक्निक्स और इनके कुछ पार्ट्स और इनके यूजेस तो सिमिलर हैं लगभग दोनों के, बट इनके कुछ ना कुछ ऐसी पार्ट्स या ऐसे फंक्शनिंग हैं जो कुछ डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं, जो HPLC है हमारी, HPLC एक एडवांस्ड फॉर्म है किसकी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें हम लिक्विड की हेल्प से सैंपल्स को सेपरेट कर सकते हैं और उनको लिक्विड में डिज़ोल्व करके हम HPLC में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये तो रही HPLC की बात। और अगर हम HPTLC की बात करें, ये हमारी एडवांस फॉर्म है किसकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, ये एक तरह से प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, और जबकि हमारा HPLC ये पूरी की पूरी 3D फॉर्म है। ये प्लेनर क्यों है, क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं, सेकंड है आपका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे मैंने नाम बताया था, इसका है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एक तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, क्योंकि HPLC के अंदर कॉलम लगाया जाता है, कॉलम के अंदर आपका सैंपल अप्लाई किया जाता है। तो ये एक तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है आपका HPLC। बट जो आपका HPTLC है, ये एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर ग्लास या स्लाइड या फिर आपकी एल्युमिनियम की शीट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका HPLC में जो आपका स्टेशनरी फेज़ है, कॉलम के अंदर फिल किया जाता है, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है सैंपल की और सॉल्वेंट की, वो किसकी हेल्प से होती है, पंप की हेल्प से होती है। हाई प्रेशर पंप इसमें लगा होता है जिसकी हेल्प से वो मूव करता है कॉलम के अंदर। ओके। जो आपका HPTLC है, ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है जिसमें सॉल्वेंट आपका मूव करता है स्टेशनरी फेज पे, जो कि फिक्स होता है एक प्लेट के ऊपर। तो कॉलम के अंदर, जैसे HPLC के अंदर मैंने बताया कि कॉलम का यूज़ होता है, तो आपका
स्टेशनरी फेज़ कॉलम के अंदर फिल करा जाता है, और HPTLC में स्टेशनरी फेज़ आपका फिक्स्ड रहता है एक प्लेट के ऊपर। वो पहले से ही प्रिपेयर्ड प्लेट भी हो सकती हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट से पहले प्रिपेयर कर सकते हो प्लेट्स को। जो HPLC क्रोमैटोग्राफी है। अब डिफरेंस क्या है रिवर्स और नॉर्मल फेज़ में? जो रिवर्स फेज़ है इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेशनरी फेज़ होगा वो नॉन पोलर होगा, और जो आपका मोबाइल फेज़ होगा वो पोलर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर होगा और मोबाइल फेज़ पोलर होगा, और नॉर्मल फेज़ में इसका ऑपोजिट होगा। लाइक आपका स्टेशनरी फेज़ है जो वो पोलर होगा, और मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होगा। तो एक ये मेन डिफरेंस है। एक है ये पूरा का पूरा HPLC है वो पूरा का पूरा क्लोज्ड सिस्टम है, और जो HPTLC है ये ओपन सिस्टम है। लाइक HPLC में हर एक पार्ट एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिक्स्ड है, उनकी फंक्शनिंग अंदर ही अलग अलग पार्ट की अलग अलग है। बट HPTLC में ऐसा नहीं है। इसमें डिटेक्टर इसका अलग होता है, लाइक UV लैम्प इसका अलग होता है अलग से। जो TLC प्लेट होती है जिस पे आप सैंपल अप्लाई करते हो वो अलग से होती है। ये फिक्स्ड नहीं है इसका कोई भी सिस्टम। HPLC आपका हाई प्रेशर इसमें यूज़ होता है, बिना हाई प्रेशर के आपका कंपाउंड मूव नहीं करता। HPTLC में आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ऑपरेट कर सकते हो। जो सेपरेशन का टाइम पीरियड है ये 2 to 60 मिनट्स लेता है पर सैंपल HPLC में। HPLC में क्या रहेगा आपका 2 से लेके 60 मिनट, मतलब 1 घंटे तक का आपका टाइम पीरियड रहेगा सैंपल सेपरेशन का। और वहीं HPTLC में 30 मिनट तक का पर सैंपल, 1 to 30 मिनट, मिनिमम 1 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट। पैरेलल एनालिसिस नहीं होती। HPTLC में आपकी पैरेलल एनालिसिस होती है। पैरेलल एनालिसिस क्या है? ये एक तरह से एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो आपका यूज़ होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम फैक्टर एनालिसिस। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। जो रिज़ल्ट आता है आपका HPLC में वो थ्रू मशीन आता है, वो मशीन ही आपको बताएगी रिज़ल्ट। और जो HPTLC में है उसमें आप मशीन की हेल्प से भी आपको रिज़ल्ट पता लग सकता है, और बाय आइज़। अगर कलर्ड कंपाउंड है, स्पॉट आपको अच्छे से नज़र आ रहे हैं, तो आप उससे भी रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। HPLC एक हायर रेजोल्यूशन टेक्निक है, और HPTLC आपकी मॉडरेट रेजोल्यूशन टेक्निक है। ओके, ये थे बेसिक डिफरेंस जो HPLC और HPTLC में है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 2 टेक्निक हैं, डिफरेंसेस क्या हैं इनके बीच में, तो आप ये पॉइंट्स इनको बता सकते हो। ओके, अब आती है बात सिमिलैरिटी की, कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन HPLC एंड HPTLC। दोनों ही एनहांस्ड फॉर्म है क्रोमेटोग्राफी की। दोनों की दोनों ऑटोमेटेड हैं, एक्यूरेट रिज़ल्ट देती हैं। मेन फंक्शन क्या है दोनों का? सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। और जो सॉलिड फेज़ होगा वो आपका स्टेशनरी फेज़ होगा, और जो मोबाइल फेज़ होगा वो लिक्विड होगा। ये दोनों में ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड स्टेशनरी फेज़ है वो HPLC में आपका होगा कॉलम के अंदर सिलिका जेल भरा होगा, और जो मोबाइल फेज़ है वो दोनों में ही आपको लिक्विड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब सॉल्वेंट के अंदर सैंपल मिक्स करके, सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड की फॉर्म में होगा, वो आपको दोनों में लिक्विड देना पड़ता है। तो एक ये हो गया कॉमन पॉइंट। और
फिर है आपका दोनों में सेपरेशन होता है मिक्सचर का मोबाइल फेज़ के थ्रू, जब वो स्टेशनरी फेज़ पे मूव करता है। कॉलम में आपका मोबाइल फेज़ मूव करेगा, बैंड बनेंगे, सेपरेट होगा। और टीएलसी में आपका क्या होगा कि आपने प्लेट पे सैंपल अप्लाई कर दिया, सॉल्वेंट मूव किया और वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में सेपरेट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका दोनों टेक्निक्स का जो इनकी एप्लीकेशंस है वो बेसिकली कौन कौन से एरियाज़ में हैं? फार्मास्यूटिकल्स में, एनवायरमेंटल में, फोरेंसिक्स में और केमिकल्स में। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? जो HPLC है वो एक एनहांस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें स्टेशनरी फेज़ कॉलम के अंदर भरा होता है। इसके रिजल्ट्स हाईली एफिशिएंट और रेजोल्यूशन हाई होता है, जबकि HPTLC में ये भी एक एनहांस्ड फॉर्म है, बट किसकी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज फिक्स ऑटोमेटिक टेक्निक्स हैं। जो इनके अंदर मेन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का है। एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एडवांस्ड फॉर्म है, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एडवांस्ड फॉर्म है। ओके, तो ये तो हुए पॉइंट्स जो लास्ट लेक्चर में मिस हो गए थे। अब हम करते हैं बात कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो कॉलम से जैसे समझ में आ रहा है आपको, हमने HPLC में थोड़ा बहुत बता दिया कि कॉलम का यूज़ करते हैं हम सेपरेशन के लिए। उसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज़ और सॉलिड फेज़ फिल किया जाता है। यूजेस मैंने बता दिए थे, आप बता ही दिए, ये कॉमन तो यूज़ यही है। चलिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसमें कॉलम का यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। इसमें भी दो फेज़ होते हैं आपके, मोबाइल फेज़ एंड वन इज स्टेशनरी फेज़। ग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलिका जेल फिल किया जाता है और उसके ऊपर सोलवेंट में सैंपल मिक्स करके सिलिका जेल के ऊपर इंजेक्शन की या सिरिंज की हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, हर एक कंपाउंड अलग अलग रेट पे अपने मूव करने की, हर एक की एफिनिटी अलग होगी मूव करने की। जो आपके सैंपल के अंदर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो अलग अलग एफिनिटी पे क्या करेंगे? मूव करेंगे और सेपरेट होंगे। So the sample go through the column at various rates that rely upon the affinity of every substance for the adsorbent and the solvent mixture are typically gathered in a solution as they passes from the column at various time. Two most common examples of stationary phase are silica gel and alumina, while organic solvents are regarded as a most common mobile phase. सिलिका जेल और एल्यूमिना आपके सबसे कॉमन
क्या है, स्टेशनरी फेज है जो आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं और ये इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। प्रिंसिपल क्या है, द मेन प्रिंसिपल इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज एडजॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन with the help of stationary phase and afterwards separate the mixture into independent components. At the point when the mobile phase together with the mixture that require to be isolated on the top of the column, movement of the individual component of the mixture is at various rate. आपने सैंपल को मिक्स करके सॉल्वेंट के साथ जो आपने कॉलम के अंदर जेल भरा हुआ है, सिलिका जेल, उसके ऊपर आपने डाल दिया। तो डालने के बाद जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करेगा वैसे वैसे ही डिफरेंट रेट्स पे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जो मेन बात है समझने की, कंपोनेंट्स विद लोअर एड्जॉर्प्शन और एफिनिटी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज हेड आउट क्विकर व्हेन द कंट्रास्टेड विद द ग्रेटर एड्जॉर्प्शन और एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। मतलब कि जो सरफेस से कम बाउंड हो पा रहे हैं सब्सटेंसेस, वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी सेपरेट होके बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मूवमेंट जल्दी होगी, उनका जो मॉलिक्यूल का साइज़ होगा वो बड़ा होगा, या जो पर्टिकुलर आपका सिलिका जेल के पोर का साइज़ है वो उस साइज़ से ज़्यादा मैच ना खाएगा, तो वो क्या होगा, जल्दी मूव हो जाएगा और वो जो कंपोनेंट आपके जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। बट जिनकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज, वो क्या करेंगे, धीरे 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 सेपरेट होके बॉटम तक आएंगे। तो ठीक है, the components that move rapidly are taken out first through the components that move slowly are eluted out last. The adsorption of solute molecule of the column happens reversibly. The pace of the movement of the component is communicated as RF वैल्यू, RF फैक्टर हम निकाल सकते हैं, जिससे आपको आपके रिजल्ट्स का पता लग जाएगा कि कौन सा कंपाउंड, कि जैसे हमने स्लो और फास्ट का बताया कि किसका मूवमेंट स्लो रही है, किसकी फास्ट रही है, वो आपकी RF वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, RF वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिक्चर है, इसमें दिखाया हुआ है कॉलम है आपका पहले फर्स्ट नंबर पे, इसमें सॉल्वेंट डाला आपने और मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स लाइक A, B, C 3 कंपोनेंट हैं, और थर्ड है आपका स्टेशनरी फेज, नीचे आपकी ग्लास वूल लगाई हुई है, फिर प्लग बंद किया हुआ है। सेकंड में आप देखोगे कि 2 बैंड आपको नज़र आ रहे हैं, A और B, C, ओके। थर्ड में 3 बैंड आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि इन तीनों कंपाउंड्स की मूव करने की एफिनिटी अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो मूव कर रहा है, सबसे फास्ट, वो है C। क्यों? क्योंकि C है जो लेस बाउंड हो पा रहा है आपके स्टेशनरी फेज के साथ। उसके बाद बाइंडिंग कैपेसिटी C के बाद किसकी है ज़्यादा, B की, और उसके सबसे कम किसकी है, A की। तो सबसे लास्ट में कौन सा सेपरेट होगा, A। कंपोनेंट्स क्या हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के? स्टेशनरी फेज होगा। जनरली ये क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल होगा जिसकी एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी
और suitable for the analytes to be separate. It should not cause any hindrance in the flow of the mobile phase. दूसरा होगा मोबाइल फेज, जो आपका मूव करेगा थ्रू आउट द कॉलम. द फेज इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट दैट कंप्लीमेंट द स्टेशनरी फेज. अब आपका आता है कॉलम. किस टाइप के कॉलम होते हैं? अगर हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं तो हमारे पास 2 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 mm इन इंटरनल डायमीटर फैब्रिकेटेड विद स्टेनलेस स्टील. ओके. और अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं तो उसमें 1 to 3 मीटर लॉन्ग और 2 to 4 mm इन इंटरनल डायमीटर का आपका कॉलम होगा, जो कि फैब्रिकेटेड विद ग्लास और स्टेनलेस स्टील. A column's material and its dimensions are very crucial to support the stationary phase and promote effective separation. फिर आता है आपका इंजेक्टर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग टेस्ट सैंपल टू द कॉलम, कि सैंपल को इंजेक्ट कैसे करना है कॉलम के अंदर. सैंपल इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद आता है आपका डिटेक्टर और चार्ट रिकॉर्ड. It gives a continuous record of the presence of analytes in the elute as they come out from the column. ये continuous रिजल्ट देता रहता है किसकी फॉर्म में? एक चार्ट की फॉर्म में. पीक्स बनती रहती हैं. अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसकी पीक बनेगी, अगर कोई नहीं है तो वो पीक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हॉरिजॉन्टल सॉरी. ठीक है. और अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो वो एक हाई पीक वैल्यू दिखाएगी. On the chart recorder, each separated analytes is represented by a peak. A collector at the bottom is placed at the bottom end of the column set up to collect the separated analytes. Okay, bottom पे आपका collector धीरे धीरे ओपन करो, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका नीचे कलेक्ट होता जाएगा. इन केस इफ़ यू वांट्स टू कलेक्ट, ओके, एक तो होता है कि हमने देखना है कि सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा. एक आपने फर्दर स्टडीज़ के लिए उसको परफॉर्म, उसकी टीएलसी करके देखनी है, या आपने उसको कुछ भी अपने मतलब यूज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है. जो फिज़िकल पैरामीटर्स है यूज़ के, वो आपके विजिबल या यूवी एब्जॉर्प्शन की हेल्प से, और जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो मैंने बता ही दिया कि वो एक तरह से चार्ट बनेगा और पीक की हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो. प्रोसीजर क्या है आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी का? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉलम. मोस्टली द कॉलम इज़ comprised of a glass tube with the appropriate stationary phase. जो आपका कॉलम है वो एक तरह से प्लास्टिक या ग्लास का ट्यूब टाइप होता है. दोनों साइड से, एक साइड से होलो होगा, दूसरी साइड से आपका प्लग लगा होगा, ताकि जो उसका बॉटम होता है जिसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सैंपल कलेक्ट होता है नीचे. तो ध्यान रहे, बॉटम पे भी आपको एक ग्लास वूल या कॉटन वूल लगानी है, ताकि आपका जो ये सिलिका जेल फिल कर रहे ना आए, उसको रोके रखने के लिए एक तरह से जिसको बोलते हैं बेस बनाना. ठीक है, वो बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. जो आजकल के सील पैक्ड और ये बने हुए कॉलम आते हैं, इनके लिए अलग से आपको गोल गोल डिस्क लाइक छोटी छोटी सी प्लेट्स या कॉटन वूल आपको बना के दी हुई होती हैं कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग. वो आपको उसके टॉप पे भी लगानी होती है, उसके बॉटम पे भी लगानी होती है.
तो ये एक तरह से पैकिंग होती है कि आपने पहले नीचे लगाया, उसके बाद आपने उसमें सिलिका जेल डाला, फिर आपने उसके ऊपर वो डिस्क लगाई। ये कॉलम की पैकिंग होती है, और कॉलम की पैकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर उसकी पैकिंग में ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुई, उसके अंदर कोई लाइक आपका सिलिका जेल अच्छे से नहीं डला, उसके अंदर स्पेस रह गया या एयर बबल रह गए, तो आपका सैंपल सेपरेट नहीं होगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस आएंगी। So after packing the column, a paper disc is placed on the top to avoid disturbance of the stationary phase during the introduction of sample or mobile phase. The disturbance in stationary phase leads to the irregular bands of the separation. अब पैकेजिंग दो टाइप की होती है। ड्राई पैकेजिंग टेक्निक, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ नीडेड dry powder of silica gel filled in the column, and then the solvent flow freely throughout the column until equilibrium is achieved. पहले आपको सूखा सिलिका जेल डालना है, कॉलम को पैक करना है, मशीन में लगाना है, और आपने क्या करना है, उसके अंदर सिलिका जेल डालने के बाद उसमें कहीं स्पेस है बीच में या कोई एयर है कहीं बीच में, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत स्पेस बनना होगा तो वो इक्विलिब्रियम टाइम पे ही बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगे कि हाँ सोलवेंट मूव करवाने के बाद इसमें स्पेस है, एयर थी इसमें, ऊपर स्पेस आया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको थंब से या उसको कॉलम को निकाल के अच्छे से प्रेस करके उसकी पैकिंग सही कर सकते हो। और ये तो हो गया आपकी ड्राई पैकिंग। वेट पैकिंग में क्या है, अ स्लरी ऑफ एडसोर्बेंट इज़ प्रिपेयर्ड अलोंग विद द मोबाइल फेस। आपका मोबाइल फेस कोई भी सोलवेंट आप लेके उसको सिलिका जेल के साथ मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया और वो आपने कॉलम के अंदर डाला। इट इज़ रिगार्डेड एज द आइडियल टेक्निक फॉर पैकिंग, क्योंकि इसमें टाइम भी बचता है आपका। द कॉलम शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कम्प्लीटली ड्राइड बिफोर इन यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉलम आपका गंदा नहीं होना चाहिए। पहले अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो आप पहले उसको अच्छे से वॉश करो और फिर उसको यूज़ करो ड्राई करने के बाद। इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल, जो सैंपल है आपका मिक्सचर है उसको आप मिनिमम अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज में क्या करोगे, मिक्स करोगे और इंजेक्टर। थ्रू द इल्यूजन प्रोसेस इंडिविजुअल सैंपल्स कैन बी आइसोलेट फ्रॉम दिस जोन। अब इल्यूजन टेक्निक्स हैं जैसे कि सेपरेट होते टाइम, एक होती है आइसोक्रेटिक इल्यूजन टेक्निक। इसमें क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोसीजर सोलवेंट ऑफ द सेम पोलैरिटी शुड बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, आप पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ही टाइप का सोलवेंट यूज़ कर रहे हो, कोई रेशो नहीं दूसरे सोलवेंट की, कोई मिक्सचर नहीं, सैंपल डाला और आपने सिर्फ एक सोलवेंट को रन करवाया। ये तो होती है आइसोक्रेटिक। एक होता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, आप हर एक प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप पोलैरिटी इंक्रीज करके सोलवेंट चेंज करोगे। जैसे कि सबसे पहले आपने बेंजीन का यूज़ कर लिया, फिर आपने क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर लिया, फिर आपने इथाइल एसीटेट का यूज़ कर लिया, फिर से आपने क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर लिया। मतलब कि पोलैरिटी के बेस्ड पे आप चेंज करते जाओगे सोलवेंट। ओके, आपने सैंपल इंजेक्ट कर दिया, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। उसके बाद डिटेक्शन कैसे करोगे कंपाउंड की, मैक्सिमम केस में कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अगर कलर्ड कंपाउंड आपने डाला है कोई, उसके क्या होंगे, अच्छे से बैंड बन जाएंगे अलग अलग कलर के, और वो इजीली
मॉनिटर हो जाएगा। बट अगर यू आर अंडर गोइंग टू सेपरेट अ कलरलेस कंपाउंड और मिक्सचर, तब क्या होगा, देन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इल्यूएंट आर कलेक्टेड इन द ट्यूब्स दैट आर लेबल्ड। जैसे ही आपको लगे कि कोई बैंड कलेक्ट कर सकते हो बॉटम से कॉलम के, उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्शन के बाद हर एक ट्यूब की अलग अलग टीएलसी लगा के देखोगे, ठीक है, और कंपोजिशन का पता करोगे कि ये कौन, इसमें कितने टाइप के कंपाउंड थे, कितने टाइप के हमारे पास स्पॉट्स आ रहे हैं। क्यों, कलरलेस कंपाउंड को डिटेक्ट करने का मैंने बताया था कि अगर आपके पास कलर शो नहीं हो रहा है तो आप टीएलसी का यूज़ करो, क्योंकि टीएलसी के ऊपर जो लेयर लगाई होती है, स्टिक करी होती है, वो फ्लोरोसेंट लेयर होती है, और वो यूवी लैंप के, अगर आप उसके ऊपर यूवी लैंप ऑन करते हो तो वो क्या होगी, पूरी की पूरी प्लेट आपकी ग्लो करेगी, और जहाँ जहाँ आपका कंपाउंड सेपरेट हो रखा है वहाँ वहाँ डार्क पैचेस होंगे, वहाँ पे आपकी लाइट नहीं ग्लो करेगी। तो ये डिटेक्शन हो गई। अब बेसिक, तो अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट होते हैं, 2 टाइप होते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ग्रेविटी में क्या होता है, मोबाइल फेज मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल, आपने एक सिंगल कॉलम लिया, ये एक तरह से मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल बोलेंगे हम इसको क्योंकि इसमें कोई मशीन या किसी उसका यूज़ नहीं होता। आपने सिंपल एक स्टैंड लिया, होल्डर, उसमें आपने अपना कॉलम लगाया, सिलिका जेल डाल के उसके ऊपर आपने सैंपल डाला, और नीचे आपने धीरे धीरे बीकर रख दिया, एक एक करके जैसे जैसे आपका सैंपल सेपरेट होता आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो अलग अलग पोर्शन में आप अलग अलग ट्यूब्स में या बीकर में कलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गई ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाइट्रोजन यूजिंग स्पेशल वाल्व्स, ये पूरी की पूरी ऑटोमेटिक टेक्निक है जिसमें आप फ्लैश क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हो, जो हमारे पास भी हमारी लैब में अवेलेबल है। इसमें एयर का और नाइट्रोजन का यूज़ होता है पुश करने के लिए सैंपल को, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है स्टैंडर्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी और ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सिंपल, आपने सॉल्वेंट डाला, सिलिका जेल है, धीरे धीरे नीचे की आप वाल खोलते जाओगे तो अलग अलग फ्रैक्शन कलेक्ट हो जाएगा। फ्लैश में क्या है, ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है और प्रेशर के थ्रू आपका सैंपल सेपरेट हो रहा है। अब इस इमेज में दिखा रहे हैं आपको कि कैसे कॉलम के थ्रू सैंपल सेपरेट होता है। आपने फर्स्ट में मिक्सचर डाल दिया ब्लैक कलर का, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कितने टाइप के कंपाउंड है। सॉलिड मैट्रिक्स जो आपका दिखाया हुआ है वो आपका सिलिका जेल है, नीचे पोरस प्लग है, और सबसे नीचे ना ट्यूब लगाई हुई है कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट में आप देखोगे कि धीरे धीरे बैंड नज़र आ रहे हैं आपको 2-3 कलर के। उससे नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो 2 कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं। फोर्थ में देखोगे तो आपके रेड कलर का बैंड वो पहले सेपरेट हो रहा है और वो धीरे धीरे नीचे कलेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब का यूज़ करना है हर बार कलेक्शन के लिए। फिर आपका लास्ट में ग्रीन पार्ट था जो वो भी सेपरेट हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि आपने जो मिक्सचर अप्लाई किया था उसके अंदर। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस काफ़ी। और अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये और भी काफ़ी टाइप की होती है। अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं नाम बता देती हूँ आपको सिर्फ, लाइक आपकी एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और
HPLC आ गई। HPLC इसमें क्यों? क्योंकि HPLC एक तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का भी पार्ट है, क्योंकि हम इसमें कॉलम का यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूजेस। यूज़ क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के? It is one of the versatile method for purifying and separating both solid and liquid। तो जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं? टू आइसोलेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टू सेपरेट कंपाउंड मिक्सचर्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और कैरी प्योरिफिकेशन प्रोसेस, टू आइसोलेट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, और टू एस्टिमेट ड्रग्स इन ड्रग फॉर्मुलेशन और क्रूड एक्सट्रैक्ट। अब आपकी आती है, इसके बारे में 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की? और मोबाइल फेज़ की जो रिक्वायरमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पड़ती है। सॉल्वेंट्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक इसका मेन पॉइंट है जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, जैसे कि फ्लैश क्रोमेटोग्राफी है, वो मोर कॉम्प्लिकेट हो गई है। मोर कॉम्प्लिकेट लाइक उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट आ गए हैं। कॉलम है, कॉलम के अंदर सैंपल इंजेक्ट करने का अलग पार्ट है, कलेक्शन का अलग पोर्शन है। कलेक्शन के लिए उसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी जाती हैं सिस्टम के अंदर, जो कि आपका ऑटोमेटिक ही फ्रैक्शन वाइज सैंपल कलेक्ट होता है उसमें। बट टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो ये कॉम्प्लिकेट और एक्सपेंसिव हो जाता थोड़ा। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी जो हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। आज हमने कॉलम कंप्लीट किया, और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप पूछ सकते हो। आप ग्रुप में डाल सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि जितना इजी हो सके मैं उतना इजी करके आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ रट्टाफिकेशन का नहीं है करने का। सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेक्निक्स, इनके प्रोसीजर, इनके एप्लीकेशंस, इनका प्रिंसिपल ये याद होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे, वाइवा के टाइम पे आपसे इन सब के बारे में ही पूछा जाए। Thank you guys for listening. Stay safe.